हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्या पढ़ना है। जैसा कि मैं आपके सामने इस बोर्ड पे लिखा हूँ टॉपिक, द टॉपिक इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। इसके पहले जो मैं आपको पढ़ाया था द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्लासिफिकेशन नाउ वी विल डिस्कस द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड्स ऑफ द प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड इट्स ट्रेंड। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक रेडियाई। क्या है एटॉमिक रेडियस? जब हम किसी पर्टिकुलर एटम के रेडियस की बात करते हैं तो दैट इज सेड टू बी द एटॉमिक रेडियस। लेकिन अगर वो हम रेडियाई कहते हैं, दैट इज द प्लूरल ऑफ द रेडियस, मतलब जब बहुत सारे एलिमेंट या एटम्स की रेडियस की बात करते हैं तो दैट बिकम द रेडियाई। अब इस एटॉमिक रेडियस का अगर हम डेफिनेशन कहें तो मैं आपको बताया भी हूं, आप जानते भी हो कि अगर हम किसी एटम की बात करते हैं, सपोज कर लीजिए यहाँ कोई एटम है, इतना बड़ा एटम है और इसके बीच में सेंटर है, ये न्यूक्लियस हो गया, और तमाम सर्कुलर पाथ विच इज नोन एज द सेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम किसी भी एटम के रेडियस की बात करें बेटा, तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ध्यान देंगे ये, the distance between the center of the nucleus to the outermost cell in which electrons are revolving, मतलब सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। ठीक है। अब अगर हम इस एटॉमिक रेडियस के क्लासिफिकेशन की बात करें तो एटॉमिक रेडियस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द थ्री मेन टाइप्स: कोवैलेंट रेडियस, वान डर वाल्स रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस। वन बाय वन वी विल डिस्कस, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोवैलेंट रेडियस क्या होता है, वान डर वाल रेडियस क्या होता है और मेटेलिक रेडियस क्या होता है। थर्ड वन ये रहा बेटा, चलो ये बताते हैं। तो एटॉमिक रेडियस में पहला जो है उसको कहते हैं बेटा कोवैलेंट रेडियस। इट इज वन हाफ द डिस्टेंस between the nuclei of two covalently bonded atoms of the same element in a molecule। अभी मैं आपको समझाऊंगा। सपोज कर लीजिए यहाँ हमने एक एटम ले लिया, ये दोनों Cl एटम है, both are covalently attached to each other। ये क्लोरीन एटम हो गया और ये Cl हो गया बेटा और ये Cl हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे दो क्लोरीन एटम आपस में मिलकर के क्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस मेजर किया गया 198 एंगस्ट्रॉम। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज 198 डिवाइड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 0.99 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम पिकोमीटर भी कहते हैं। तो कह सकते हैं, फिर से देखिए डेफिनेशन, इट इज वन हाफ द डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस के बीच वन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम, ये दोनों क्लोरीन के एटम हैं व्हिच आर जॉइंड विद द कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ द सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में दोनों सेम एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन और क्लोरीन दोनों सेम एलिमेंट्स हैं, तो उन एलिमेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस का हाफ इज नोन एज द कोवैलेंट रेडियस। अब इसको अगर हम हटा दें, नंबर सेकेंड पॉइंट वी हैव टू डिस्कस दैट इज वान डर वाल रेडियस। इसको जरा ध्यान से देखेंगे कि वान डर वाल रेडियस क्या होता है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें बेटा तो कह सकते हैं कि इट इज वन हाफ, इट इज डिफाइंड एज द वन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन the nuclei of two identical non-bonded isolated atoms in the solid state। फिर से देखें, it is one half the distance between the nuclei of the two identical non-bonded atoms होने चाहिए, isolated atoms होने चाहिए in the solid state। उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है that is known as the van der Waals। आपको इस फिगर से समझना होगा, try to understand। It is the chlorine atom, दिस इज क्लोरीन एटम, दिस इज क्लोरीन एटम। ये स्ट्रक्चर है बेटा क्लोरीन मॉलिक्यूल का और ये भी स्ट्रक्चर है मान लीजिए क्लोरीन मॉलिक्यूल। यहाँ दो क्लोरीन मॉलिक्यूल एक दूसरे से
जितनी अपेक्षाकृत दूरी पे रखे जा सकते हैं वो रखे गए हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके और इसके इन दोनों के बीच की जो दूरी है 198 पिकोमीटर। बिफोर फ्यू मिनट्स आई टोल्ड यू कि 198 पिकोमीटर या 1.98 एंगस्ट्रॉम is the distance between the center of the atoms of the chlorine in the chlorine molecule। तो इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्लोरीन आइटम के सेंटर के बीच की दूरी 198 पिकोमीटर थी। अगर हम इसका कोवैलेंट रेडियस जो ऊपर बताया हूं, अगर हम इसका कोवैलेंट रेडियस निकालें बेटा तो 198, यहां आप चाहें तो लिख लें कोवैलेंट, ध्यान से देखेंगे कोवैलेंट रेडियस अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल का हम निकालें तो 198 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0.99 एंगस्ट्रॉम। अब ये देखिए ये भी है, इन दोनों के बीच की दूरी भी 198 पिकोमीटर होगी, तो इसका भी जो रेडियस होगा वह रेडियस 198 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0.99 होगा। लेकिन अगर ये 0.99 की बात कर रहे हैं, 0.99 की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि इट इज द कोवैलेंट रेडियस ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल या क्लोरीन एटम। लेकिन इस क्लोरीन मॉलिक्यूल और इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में जो नियरेस्ट क्लोरीन एटम होंगे, ध्यान देंगे ये क्लोरीन एटम और इस क्लोरीन एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा विच इज मेजर्ड एज 360 पिकोमीटर, यानी इस क्लोरीन आइटम और इस क्लोरीन आइटम के बीच की जो दूरी होगी वो 360 पिकोमीटर की होगी। अब अगर हम इसमें क्या निकालें बेटा, इन दोनों के बीच का जो वांडर वाल्स रेडियस होगा वो कितना होगा, हम लिखेंगे वांडर वाल्स रेडियस, it should be 360 divided by 2 is equal to 180 पिकोमीटर या 1.80 एंगस्ट्रॉम। ध्यान देंगे इन दोनों, ये दोनों एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स में जो क्लोरीन एटम है या कोई भी एटम जो एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है, उस एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल के नियरेस्ट एटम के बीच की दूरी का हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज नोन एज द वान डेर वाल्स रेडियस। यहां मैं आपको बता दूंगा वान डेर वाल्स रेडियस उसको भी कहते हैं जो इनर्ट गैस एलिमेंट्स होते हैं जो केमिकली किसी से बॉन्ड नहीं बनाते हैं, उनके रेडियस को भी हम वान डेर वाल्स रेडियस के नाम से जानते हैं। नंबर थर्ड हो गया बेटा, थर्ड वन मेटालिक रेडियस। थर्ड वन मेटालिक रेडियस, it is the definition of the metallic radius. It is defined as the one half the intermolecular distance between the two adjacent metal ions in the metallic lattice। किसी भी मेटालिक लैटिस में किन्हीं दो मेटालिक आयंस के बीच की दूरी का जो हाफ ऑफ द पार्ट होता है दैट इज नोन एज द मेटालिक रेडियस। जैसे सोडियम अगर है, अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम इज द मेटल। अगर हम सोडियम मेटल की बात करेंगे तो अगर वो सोडियम आयन बनाता है तो दो सोडियम आयन के बीच के जो डिस्टेंस, न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस का हाफ जो होगा दैट इज नोन एज द मेटालिक रेडियस। इट इज फाउंड दैट इज द मेटालिक रेडियस ऑफ द सोडियम is 186 पिकोमीटर which is called 1.86 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर इसी सोडियम की हम कोवैलेंट रेडियस की बात करें तो इट शुड बी फाउंड Na2 is equal to 1.4। जरा इसको ध्यान देंगे, Na2 is not found easily। Na is the sodium metal, सोडियम मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, बट बेटा इन द वेपर्स फॉर्म सोडियम कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द Na2, और वहां Na2 जब बनाएगा तो Na2 is indicating that covalent radius। तो covalent radius of the sodium vapor should be 1.54 angstrom and the metal sodium metal radius should be found 1.86 angstrom। इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि this is the metallic radius and this is the covalent radius। तो बस आपको ये जानना होगा कि metallic radius should be लार्जर या हायर देन द कोवैलेंट रेडियस। और इसको आप यहां से समझ सकते हैं कि वान डेर वाल, अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो रेडियस होगा वो वान डेर वाल रेडियस होगा व्हिच इज ग्रेटर देन द मेटालिक रेडियस एंड व्हिच इज ग्रेटर देन द कोवैलेंट रेडियस। आई होप अंडरस्टूड कि सबसे बड़ा जो वान डेर वाल रेडियस होगा उससे छोटा मेटालिक रेडियस और सबसे छोटा कोवैलेंट रेडियस होगा। तो इट इज ऑल अबाउट द एटॉमिक रेडियस। अब हम इसके बाद बात करेंगे बेटा कि द ट्रेंड ऑफ द एटॉमिक रेडियस। ट्रेंड का मतलब होता है
कि कैसे इसकी वैल्यू पीरियोडिक टेबल में बढ़ती है और कैसे इसकी वैल्यू घटती है। आई एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी कि जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू होती है वो द फॉलोइंग टू फैक्टर्स, मैं आपको फैक्टर्स बताऊंगा, उन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो होता है बेटा नंबर ऑफ सेल्स और दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज। इन दोनों पे कैसे डिपेंड करता है इसको जरा ध्यान देंगे। अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई की, एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सेल्स, ये ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ सेल्स। और दूसरा एटॉमिक रेडियस जो होगा वो एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन न्यूक्लियर चार्ज। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू घटेगी अगर इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ध्यान देंगे, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस कम होगा, और जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। तो अगर हम किसी पीरियड और किसी ग्रुप की बात करेंगे, जिसको मैं किस लेकर के बताऊंगा, तो अगर हम किसी भी ग्रुप में चलते हैं बेटा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ सेल्स विल बी इंक्रीज्ड। तो अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो इसका मतलब हो गया कि उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए। तो वी कैन से फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सिंस नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, देयरफॉर द एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज। एंड व्हेन वी आर मूविंग इनटू द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट चलने पे नंबर ऑफ सेल्स विल रिमेन सेम। किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो उनका नंबर ऑफ सेल्स सेम होगा, लेकिन बेटा उनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। व्हाट इज द न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस में रहने वाले चार्ज। हमको पता है कि किसी भी न्यूक्लियस में, ये कोई एलिमेंट का न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज होता है। तो न्यूट्रल चार्ज मींस नो चार्ज इज देयर, ओनली पॉजिटिवली चार्ज मींस प्रोटॉन्स आर देयर। इसका मतलब अगर उसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसके प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी इसका मतलब उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो अगर हम किसी पीरियड पर्टिकुलर पीरियड में चल रहे हैं, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, व्हाटएवर, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। इसका मतलब हो गया उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसका एटॉमिक साइज कम होगा। तो यही कह रहा है कि एटॉमिक साइज की वैल्यू इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है। अब मैं आपको बताऊं कि कैसे इसकी वैल्यू घटनी या बढ़नी है। मान लीजिए हम पीरियड 2 की बात करते हैं। पीरियड 2 में कौन कौन से एलिमेंट? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। और अगर हम पीरियड 3 की बात करें बेटा, पीरियड 3 की बात करें तो इसमें होगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, इसके ऊपर हीलियम। जरा ध्यान देंगे, पीरियड 2 में इतने सारे एलिमेंट्स हैं और पीरियड 3 में इतने सारे एलिमेंट्स हैं। अगर हम इस के हिसाब से इसके ग्रुप और इसके पीरियड में इसका ट्रेंड देखें कि कैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है और कैसे इसकी वैल्यू घटती है, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी आर मूविंग इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, ध्यान देंगे इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। यहाँ न्यूक्लियर चार्ज इसका 3 था, यहाँ इसका न्यूक्लियर चार्ज 9 हो गया। इसका मतलब the atomic number of the elements are increasing in the period। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन इससे यहाँ का अगर कंपेयर करें, नियान इज शोइंग द वंडरवाल्स रेडियस, और हमको पता है कि ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स आर शोइंग द कोवैलेंट रेडियस। तो कोवैलेंट रेडियस इज स्मॉलर देन द वंडरवाल्स रेडियस। तो इस तरह से हम कहेंगे
कि अगर हम किसी पीरियड की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर पीरियड में अगर उसको जीरो ग्रुप इंक्लूड कर दें, इनर्ट गैस एलिमेंट्स इंक्लूड कर दें, तो इनर्ट गैस एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो हाईएस्ट होता है। लेकिन अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन तक यहाँ से इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। इन बिटवीन सम एक्सेप्शंस आ गए, ध्यान देंगे इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जरा एक्सेप्शंस की बात करें बेटा, कार्बन का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो 77 पिकोमीटर होता है, इसकी वैल्यू 70 होती है, इसकी वैल्यू 74 और इसकी वैल्यू 72। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान से देखेंगे, इसके पहले ये वेरिएशन नहीं होता, मतलब कोई एक्सेप्शंस नहीं होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो एक्सेप्शनल है। नाइट्रोजन जैसे इससे इसकी वैल्यू कम हो गई, लेकिन नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की वैल्यू क्यों बढ़ गई, हम इसका सीधा सा एग्जांपल दे सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो फिलिंग होती है वो हाफ फील्ड भरी होती है, और वी नो दैट इज हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर नोन एज द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इस नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनों की जो फिलिंग है वह हाफ फील्ड होती है, विच इज स्टेबल इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट। तो इसलिए इनका जो एटॉमिक रेडियस होता है बहुत तेजी से कम होता है। लेकिन अगर हम इसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो इसका एटॉमिक रेडियस इससे बड़ा होना चाहिए कम, लेकिन होता इससे बड़ा है, और इससे इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होता है यूजुअली जैसे होता है। तो थोड़ा सा जो एक्सेप्शंस है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में दिखाई देता है। तो आप इसका एग्जांपल लिखेंगे, बिकॉज nitrogen has the stable electronic configuration because in the p subshell the electrons are half filled, therefore we can say the variation is found into the between nitrogen and oxygen। तो जब हम किसी पीरियड में सेम यही चीज यहाँ भी देखने मिलेगा इस फास्फोरस और सल्फर में, तो इस तरह से हम कह सकते हैं when we move in a period from left to right generally the atomic radii decreases because nuclear charge increases and ये यहाँ से बढ़ करके यहाँ तक चलेगा, धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होगी जो फ्लोरीन तक कम होती है, और नियान यानी जो इनर्ट गैस एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है। यही चीज हम इस थर्ड पीरियड में देखेंगे। लेकिन अगर हम किसी ग्रुप की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, मेनी मोर आर देयर। तो इस तरह से हम कहेंगे ऊपर से नीचे चलने पर इनके नंबर ऑफ सेल्स बेटा बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स का मतलब हो गया कि इसका एटॉमिक नंबर होगा 3, तो 2 1 हो गया, इसका 2H1 हो गया, इसका 2H1 हो गया, और इसका 2H18H1 हो गया। ओके बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 37, 19, 11, 3। तो इस तरह से यहाँ 2 सेल थे, यहाँ 3 सेल्स, यहाँ 4 सेल्स और यहाँ 5 सेल्स। सेल्स का मतलब हो गया सर्कुलर पाथ इज गोइंग टू इंक्रीज। तो जैसे जैसे उसका सेल्स बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी साइज बढ़ेगी। तो हम कहेंगे कि व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। और जब हम किसी भी पीरियड में चलते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, देयरफॉर द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। ये सारी बातें हो गई, इसका ट्रेंड हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है, और किन किन चीजों पे किन किन फैक्टर्स पे यह डिपेंड करता है। तो आप जानेंगे नंबर ऑफ सेल्स और न्यूक्लियर चार्ज। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड, जिसे हम कहते हैं आयनिक रेडियाई। व्हाट इज आयनिक रेडियाई? कहेंगे द रेडियस, या व्हाट इज आयनिक रेडियस? द रेडियस ऑफ द आयंस आर नोन एज द आयनिक रेडियाई, या द रेडियस ऑफ द आयन इज नोन एज द आयनिक रेडियस। तो आयंस क्या होता है बेटा? आयंस शुड बी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज। इसमें हम देखेंगे आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होगा बेटा? किसी भी आयंस का जो रेडियस होता है वो आयनिक रेडियस कहलाता है। और जो कैटायन बनाते हैं और कुछ एटम एनायन बनाते हैं, तो कैटायंस और एनायंस का जो रेडियस हम फाइंड करेंगे उसकी पैरेंटल मेटल या नॉन मेटल से या पैरेंटल एलिमेंट से। आयनिक रेडियस 2 तरह के होते हैं,
एक होगा कैटायन और दूसरा होगा एनायन। कैटायन का एग्जांपल आप ले सकते हैं सोडियम आयन और एनायन का आप ले सकते हैं क्लोराइड आयन। तो ध्यान देंगे, इसमें आपको बहुत जरूरी चीज जाननी है कि कैटायंस की साइज उसके पेरेंटल आइटम से छोटी होती है और एनायन की जो साइज होती है उसके पेरेंटल आइटम से बड़ी होती है। उसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सोडियम का यहाँ से समझने की कोशिश करें, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा 2H1, लेकिन अगर हम सोडियम आयन का बनाएं तो हो गया 2 और H। ध्यान देंगे, सोडियम एटम के पास 3 सेल थे लेकिन सोडियम आयन के पास 2 सेल हैं, तो देयरफॉर नंबर ऑफ सेल्स इज डिक्रीजिंग। तो हम ये कहेंगे कि इसकी साइज इस सोडियम मेटल से या सोडियम एलिमेंट से या सोडियम एटम से छोटी होगी। तो कैटायंस की साइज हमेशा पेरेंटल एटम से छोटी होती है। और अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2, 8 एंड 7, लेकिन अगर क्लोराइड आयन का करेंगे तो 2, 8 एंड 8, ये ध्यान रखेंगे। इसमें तो नंबर ऑफ सेल्स आर नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, लेकिन इसमें इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, यहाँ ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा, वहां इसकी साइज बढ़ गई। ध्यान देंगे, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो गया। कम होने का सेंस इसको समझने की कोशिश करिए बेटा। अगर हम इस क्लोरीन एटम की बात करें, इसमें 3 सेल्स आर देयर इन फर्स्ट सेल, इसमें लिखेंगे 17 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द फर्स्ट सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7. So we can say 2 electrons are there in the first cell, 8 electrons are there in the second cell, and 7 electrons are in the third cell. So total electrons are found 17. 17 electrons and 17 protons. So number of protons and electrons both are equal. लेकिन अगर क्लोराइड आयन की बात करेंगे, इट इज द फॉर क्लोरीन एटम, लेकिन अगर इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें तो क्लोराइड आयन का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इस क्लोराइड आयन में ध्यान देंगे, प्रोटॉनों की संख्या तो बेटा 17 थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गई। ये ध्यान रखेंगे, द प्रोटॉन इज इक्वल टू 17 एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 18। तो इस 18 इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में उस प्रोटॉनों की संख्या कम हो गई। इसका मतलब हो गया इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया इन कंपैरिजन टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से कहेंगे कि जब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा या न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो उसकी साइज जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो कैटायंस की साइज, फिर से बोल रहा हूँ, कैटायंस की साइज यानी पॉजिटिव आयंस की जो साइज होगी उसके पेरेंटल एटम से छोटी होती है, और जो निगेटिवली चार्ज आयंस यानी एनायंस की साइज होती है उसके पेरेंटल एटम से बड़ी होती है। अब फिर इसका हम ट्रेंड बताएंगे। जैसे आपने आयनिक एटॉमिक रेडियस की बात करी, वैसे ही आयनिक रेडियस होता है बेटा कि जब हम ग्रुप में पीरियड में चलते हैं तो इसकी वैल्यू कम होती है, डिक्रीजेस, और जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो इंक्रीजेस। ध्यान देंगे क्यों ऐसा होता है। फिर से वही बात, जब हम किसी भी ग्रुप में, जब हम किसी भी पीरियड में चलेंगे फ्रॉम लेफ्ट राइट, तो एटॉमिक आयनिक रेडियस या आयनिक साइज डिक्रीजेस, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे टॉप टू बॉटम तो इसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, इसलिए इसकी साइज जो होगी वो बड़ी होगी। तो द ट्रेंड ऑफ द आयनिक रेडियाई एंड द एटॉमिक रेडियाई शुड बी सेम। It is just increasing into the group from top to bottom and decreasing in a period from left to right. So it is all about the atomic radii and ionic radii. I hope you understood very easily. अब आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।